स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम सीडी की सीरीज चला रहे हैं। और इसी सीरीज में जो है आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन के बारे में, जो कि नॉ फ्राइडियन थे। इससे पहले हमने जो है सिगमंड फ्राइड के बारे में बात की थी, उनके सिद्धांतों के बारे में बात की। हमने बात की थी कि वो एक तंत्रिका विज्ञानी थे और उन्होंने जो है लिबिडो जो है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया था अपनी थ्योरी में। उनकी जो थ्योरी थी वो थी मनोलैंगिक। और आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन के बारे में। तो एरिक एरिक्सन जो है वो थे नॉ फ्राइडियन ही, और इन्होंने भी ये जो अन्ना फ्राइड थे। तो बात कर लेते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में। एरिक एरिक्सन जो थे ये नॉ फ्राइडियन थे, लेकिन सिगमंड फ्राइड जो है इनके थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने अब सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में ही चेंज करके कुछ ऐसी चीज़ें जो है इन्वेंट की, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें डाली जिससे कि इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिला। इन्होंने अन्ना जो ये फ्राइड सिगमंड फ्राइड थे इनकी थ्योरी में काफ़ी सारे चेंज किए। जिस तरह से जो फ्राइड थे सिगमंड फ्राइड, इन्होंने अपनी थ्योरी में लिबिडो जो शब्द है इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। वहीं पर जो एरिक्सन थे इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर मनोसामाजिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने इनकी थ्योरी का नाम ही था मनोसामाजिक सिद्धांत, जबकि जो एरिक्सन थे फ्राइड थे इनकी थ्योरी का नाम था मनोलैंगिक सिद्धांत। तो इन दोनों की तुलना एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आता था। क्योंकि ये जो एरिक्सन है नॉ फ्राइडियन है, तो पूछा भी जा सकता है कि ये इस तरह से मतलब इन दोनों की थ्योरी में तुलना क्या है। तो फ्राइडियन सिगमंड फ्राइड की बात कर ले। सिगमंड फ्राइड जो थे इन्होंने मन और विश्लेषण तथा लैंगिकता इस पर जो है जोर दिया था। मन इन्होंने बताए थे, हमने देखा था 3 मन बताए थे। इन्होंने विश्लेषण किया था इनका, साथ ही इन्होंने लैंगिकता पर बहुत ज़्यादा लैंगिकता को महत्व दिया था। वहीं पर जो एरिक्सन है इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत, सामाजिक और सामाजिक, इन 3 चीज़ों को महत्व दिया और इसी वजह से इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा पहचान मिली। इससे पहले सिगमंड फ्राइड जो है इनके हमने गतिकी के सिद्धांत जो थे इन पर चर्चा नहीं की थी, तो ये देख लेते हैं। इरोस गतिकी के सिद्धांत दिए थे सिगमंड फ्राइड ने। इसमें इन्होंने बताया था, क्या बताया था? जीवन संबंधी मूल्य, साथ ही मोटिवेशनल फैक्टर्स, और ये जो है पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ इन्होंने इस पर बात की। पॉजिटिव थिंकिंग, वहीं पर इन्होंने प्रवृत्तियां बताई, अलग अलग मनुष्य की प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य प्रवृत्ति, और यहाँ पर इन्होंने थैनोटॉस जो था इसमें मृत्यु संबंधी विचारधाराएं, मतलब नेगेटिव जो चीजें हैं, नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, सब चीजें कई बार हम नेगेटिव सोच लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये ऐसा हो जाए, हमारे साथ ये हो जाए, ये सब चीजें थैनोटॉस के अंदर आ जाती है। थैनोटॉस और इरोस, ये पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है सिगमंड फ्राइड के गतिकी के नियम है। इरोस में इन्होंने जीवन संबंधी मोटिवेशन है, साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब के बारे में खुशी, प्यार, बदलाव, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई इरोस के अंदर। थैनोटॉस के अंदर जो है इन्होंने नेगेटिव चीज़ें बताई, मृत्यु संबंधी विचार है, चिंता, डर, ये सारी चीज़ें थैनोटॉस के अंदर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एरिक एरिक्सन की सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये दोनों ही टॉप जो थ्योरी है सिगमंड और एरिक्सन,
इन दोनों की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीटेडली पूछी गई। बात कर लेते हैं एरिक्सन के सिद्धांतों के बारे में। एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिए हैं अपने, उनकी इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं, और इसमें पहला जो अवस्था है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। इनके सिद्धांत की पहली अवस्था का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। ये शुरू कब से होता है? जन्म से लेके 1.5 माह तक। और इसमें इन्होंने इसकी जो मूल विचार है वो है आशा। अब इसको समझ लेते हैं क्या विश्वास बनाम अविश्वास। छोटे मतलब जन्म से लेके 1.5 माह तक का ये एज है। इसमें जब बच्चा रो रहा है या किसी रीजन से, भूख की वजह से रो रहा है, अगर रोते समय माँ ने उसे संभाल लिया, प्यार से उसे दुलार दिया, तब तो उस बच्चे के मन में माँ के लिए विश्वास बना रहता है। परंतु अगर वो रो रहा है, माँ उसको रोते बिलखते छोड़कर चली गई, तो फिर उसमें अविश्वास की भावना आ जाती है। तो इसमें जो है इन्होंने बताया है, इसकी जो मूल प्रवृत्ति है, जो मूल भाव है वो है आशा। बच्चे को आशा रहती है कि माँ जो है मुझे उठाएगी गोद में, मुझे चुप कराएगी। ये सारी चीजें इन्होंने इसमें बताई। विश्वास बनाम अविश्वास। और इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एरिक्सन की जो अवस्थाएं हैं उनमें पहली अवस्था कौन सी? तो आपको ये ध्यान रखना है, विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी मूल प्रवृत्ति जो है वो है आशा, और ये शुरुआत कब से है? 0 यानी जन्म से लेके 1.5 माह तक। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता और लज्जाशीलता। ये 1.5 माह से 3 वर्ष तक का है। 3 वर्ष। इसमें जो है बच्चा जो होता है, स्वतंत्रता, या इसको कहीं पर स्वायत्ता भी लिखा हुआ आता है, स्वायत्ता। इसमें बच्चे के अंदर स्वतंत्रता, लज्जाशीलता, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वर्सेस लिखा हुआ है, आप ये देखिए, बनाम या वर्सेस एक ही बात है। स्वतंत्रता, इसमें बच्चा क्या करता है? कोई भी काम करता है, करने की कोशिश करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खुद से काम करने की कोशिश करते हैं। सारे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो चलने फिरने लग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम खुद से खाना खाएं, हम खुद से काम करें। ऐसे में अगर उनसे कोई गलती हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा उस बात पे डांट पड़ जाती है, तो उसके अंदर ये स्वतंत्रता की भावना जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। इसमें जो मूल प्रवृत्ति है वो है मर्जी। बच्चा अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है, लेकिन अगर उसको इस चीज के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, तब तो उसमें स्वतंत्रता, स्वायत्ता की भावना जागृत होगी। पर अगर उसको किसी वजह से, जो उसने, मानो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत 3 वर्ष का बच्चा कितना छोटा है, अगर उससे कोई गलती हो गई, उसको डांट दिया मम्मी ने बहुत जोर से, तो फिर उसमें क्या होगा? लज्जाशीलता, शेमलेस महसूस करेगा वो उसको लगेगा कि मुझे डांट पड़ गई, तो उसको शर्म सी महसूस होगी। अगर उसको इस चीज़ के लिए उसने अच्छा काम किया, तो उसको मोटिवेट किया, तो या हम कई बार कहते हैं कि बच्चों को समझा देना चाहिए डांटने की बजाय, तो ये हमने किया, तो उसमें स्वतंत्रता या स्वायत्ता जो है डेवलप होनी शुरू होगी। और ये जो है 1.5 माह से 3 वर्ष तक की आयु है। नेक्स्ट है पहल वर्सेस अपराध दोषिता। पहल, इसमें जो है उद्देश्य, मूल जो है इसका मूल प्रवृत्ति जो है वो उद्देश्य है। पहल का मतलब अगर बच्चा कोई खुद से कोशिश कर रहा है, कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, उसने पहल की, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने, जैसे कि कोई अच्छा सा टॉपिक आपने चूज किया और आपने कमेंट करके मुझे कहा कि मैम ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर अच्छे से लेक्चर दीजिए। मैंने लेक्चर दिया भी, लेकिन आप लोग आए नहीं देखने के लिए, तो मतलब फिर मैं आपको अपराधी, मतलब मैं आपको कमेंट मतलब बोलूँगी कि आप ना, मैंने इतनी मेहनत की, इतना अच्छे से प्रिपेयर किया, लेकिन आप तो आए नहीं, तो फिर आपको क्या होगा? अपराध दोषिता महसूस होगी। आपको लगेगा हमने ऐसी पहल की ही क्यों, हमने कहा ही क्यों कि आप इस तरह से लेक्चर तैयार कीजिए या कुछ भी कीजिए। तो ये क्या होता है, बच्चा खुद से पहले पहल करता है कोई काम करने की, लेकिन फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। जैसे कि आप लोग, मैंने एग्जांपल दिया कि आपने लेक्चर देखा ही नहीं, तो वो भी उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाता।
तो उसमें फिर अपराध दूषिता उसको महसूस होती है, उसे लगता है कि ऐसा मैंने किया ही क्यों, ऐसा बोला ही क्यों कि इस तरह से करो। जब मान लो बच्चा कहता है कि साइकिल दिलवा दो मुझे, है ना, लेकिन वो उस साइकिल को चला ही नहीं रहा, फिर उसको घर पे डांट पड़ रही है कि आप ना साइकिल चला ही नहीं रहे, आपको तो दिलाया हमने, आप, तो फिर उसको लगता है कि मैंने क्यों मांगी, क्यों खरीदी, क्यों मैंने क्यों पहल की, मैंने ये क्यों मांगा। तो ये जो एज है ये 4 से 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है आपकी परिश्रम वर्सेस हीनता या परिश्रम बनाम हीनता। ये इंपॉर्टेंट है और ये होती है बच्चे की स्कूल एज। परिश्रम की जगह उद्योग भी पूछा जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परिश्रम या उद्योग ये दोनों चीजें पूछी जा सकती है। इसमें मूल प्रवृत्ति जो है वो है क्षमता, एबिलिटी। परिश्रम वर्सेस हीनता, स्कूल एज होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ कर रहा है स्कूल में, उसको लेकिन मोटिवेट किया ही नहीं जा रहा है, तो फिर उसमें हीनता की भावना होती है। कई बार हम तुलना भी कर देते हैं बच्चों की कि बेटा देखो ये कितना अच्छा कर रहा है और आप अच्छा ही नहीं कर रहे, तो बच्चे में एक हीनता सी मैं उसको लगती है कि भाई मतलब हीन भावना महसूस होने लगती है। और इसकी मूल प्रवृत्ति जो है एबिलिटी या क्षमता है। आयु इसकी स्कूल एज है 5 से। इसमें मूल प्रवृत्ति क्या है, अहम वर्सेस भूमिका, अहम पहचान वर्सेस भूमिका भ्रम। ये जो है किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था, और इसकी आयु जो है 12 से लेके 18 वर्ष तक होती है। और इसमें जो मूल प्रवृत्ति है वो है सत्य व निष्ठा। इसमें होता क्या है, अहम वर्सेस, अहम मतलब हम, हाँ, अहम पहचान वर्सेस भूमिका भ्रम, अहम पहचान वर्सेस भूमिका भ्रम। इसमें ये किशोरावस्था होती है। इसमें जो है किशोरावस्था जो होती है छोटे मतलब ये वाली एज जो होती है, ना तो बच्चा बड़ा होता है ना छोटा होता है, तो बच्चा जो है भ्रम में रहता है। जैसे कि कोई काम बच्चे को कह दिया गया और उसने अच्छे से कर लिया, मान लीजिए कोई काम कोई मतलब घर की कोई बात ही चल रही है, उसमें बच्चा इंटरफेयर कर रहा है, तो फिर उस बच्चे को कहा जा रहा है कि आप अभी छोटे हो, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। वहीं पर बच्चे को कोई काम दिया गया, बच्चा नहीं कर पाया और उसको बोला गया आप इतने बड़े हो गए हो, आपको इतना भी नहीं काम आता, तो बच्चा क्या रहता है, कंफ्यूजन में रहता है कि मैं बड़ा हूँ कि मैं छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ कि मैं बड़ा हूँ। तो इस एज में उसमें क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है। वो अपने भूमिका के लिए भूमिका का मतलब वो अपने सोचता है कि मैं बड़ा हो गया कि छोटा, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, सारे टाइम वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। और इसको क्या, इसकी एज जो है 12 से 18 वर्ष तक होती है। जो एरिक्सन है, इन्होंने अपनी ये जो अवस्थाएं हैं इसमें द्वंद्व ही बताया, हर अवस्था में देखिए द्वंद्व ही बताया। ये इसमें भी बच्चा द्वंद्व में है कि माँ का दुलार मुझे मिलेगा कि नहीं। स्वतंत्रता में बच्चे को द्वंद्व रहता है कि भाई हम मर्जी से कोई काम करें तो हम उसको कर पाएंगे कि नहीं, मतलब पूरी ही अवस्थाएं जो एरिक्सन ने बताई है उसमें द्वंद्व ही बताया है। नेक्स्ट है अंतरंगता वर्सेस अलगाव, या फिर इसको हम बोलते हैं तरुण वयस्क अवस्था या विलंबन। इसका मतलब क्या होता है, अंतरंगता एज क्या है 18 से 21 वर्ष। ये आयु जो होती है इस समय जनरली विवाह वगैरह हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, अंतरंगता मतलब अगर घर परिवार जो जहाँ भी विवाह हुआ है वहाँ पे उसका समायोजन अच्छे से हो जाता है, तो उसकी जो संबंध है उसके संबंधों में तरुणता आती है, मतलब अच्छे संबंध बन जाते हैं। लेकिन बाय चांस उसका जो जीवन साथी है उससे उसका नहीं बैठ पा रहा है, उससे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें विलगाव या अलगाव सा उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी एक द्वंद्व की ही स्थिति है। और ये एज जो है 12 से लेके आपकी जो है 18 से लेके 21 वर्ष तक है। 18 से लेके 21 वर्ष तक की ये अवस्था है और इसकी मूल प्रवृत्ति प्रेम है। अगर जीवन साथी से प्रेम, सहयोग, ये सारी चीजें मिल रही हैं तब तो अंतरंगता यानी
मतलब तरुण अवस्था, ये सब चीज़ें आएंगी। अगर नहीं बैठ पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें क्या रहता है, विलंगन या अलगाव की अवस्था रहती है। नेक्स्ट है मध्यावस्था वर्सेस स्थिरता। 21 से 40 तक है इसकी आयु जो है, 21 से 40 तक है। मध्यावस्था, स्थिरता, जननात्मकता, ये तीनों चीजें इनमें आती हैं। मध्यावस्था यानी प्यूबर्टी एज, बीच की अवस्था होती है। किशोरावस्था में ये हमने देख लिया, यहाँ पर नौकरी वगैरह लग गई, फिर विवाह हो गया। उसके बाद में मध्यावस्था 21 से 40 बच्चे होने की अवस्था है ये। मतलब दाम्पत्य जीवन बढ़ना, अपना परिवार बढ़ाना, ये वाली अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, कई बार माँ नहीं बन पाते हैं, तो फिर वो उसमें क्या रहता है, स्थिरता से आ जाती है। एक तो स्थिरता आ जाती है, दूसरा स्थिरता भी आ जाती है, और साथ ही ये जो इसकी मूल प्रवृत्ति है वो है ठहराव। इसमें स्थिरता आ जाती है, देखभाल है, साथ ही देखभाल का की ही एज रहती है। ये देखभाल, बच्चे की देखभाल करना है, परिवार की देखभाल करना है, ये सारी चीजें जो है इस मध्यावस्था या स्थिरता, या फिर इसको जननात्मकता भी कहते हैं। नेक्स्ट है परिपक्वता वर्सेस निराशा। परिपक्वता, और ये जो है इसकी लास्ट स्तर है इसका, और इसमें जो है 40 से लेके 65 के बाद की जो एज है वो इसके अंदर आ जाएगी। 60 के बाद इसमें क्या रहता है, परिपक्वता वर्सेस निराशा रहती है। परिपक्वता, इस एज में मनुष्य जो होता है उसके कोई भी चीज का उसके मन में नहीं रहता, मतलब किसी चीज को करने का, कोई नई चीज करना, ये सब चीजें उसके जीवन से खत्म हो जाती है, वृद्धावस्था होती है ये। इसमें अगर उस मनुष्य ने, अगर कोई व्यक्ति है, उसने सारी अपनी अपॉर्चुनिटी अच्छे से पूरी करी, अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी की, तब तो उसको खुशी रहती है, उसको ये संतुष्टि रहती है कि हाँ, हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां कंप्लीट की। लेकिन बाय चांस कोई चीज़ उससे कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके मन में फिर वो निराशा रहती है इस समय, कि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से बखूबी नहीं निभा पाए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसमें हमने एरिक्सन की और अन्ना ये फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो है, अन्ना फ्राइड इनकी पुत्री थी, तो ये भी देख लीजिए आप। 9 फ्राइडियन में पूछा भी जाता है, 9 फ्राइडियन कौन कौन है, अन्ना फ्राइड है और एरिक एरिक्सन है। साथ में 1-2 नाम और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। एरिक एरिक्सन जो है, इनके बारे में हमने देख लिया, ये क्या थे, 9 फ्राइडियन थे। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, और इनकी तुलना हमने कर ली। फ्राइड ने मन, विश्लेषण, लैंगिकता पर बल दिया, वहीं पर एरिक्सन जो थे, इन्होंने व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक पर बल दिया। इनकी एरिक्सन जो है, इनकी जो है हमने 8 अवस्थाएं देख ली, जिसमें अलग अलग स्तर देखे हमने ये जाना कि ये 8 अवस्थाएं, सारी की जितनी अवस्थाएं हैं, उनमें सब में द्वंद्व रहता है। हर अवस्था जो है अपने आप में एक द्वंद्व लेकर आती है। फिर हमने सिगमंड फ्राइड जो है, इनकी गतिकी के सिद्धांत, इरोस, प्रवृत्ति, थैनेटोस देख लिया। इरोस में जीवन संबंधी जो है मूल्य है, मोटिवेशन फैक्टर है, खुशी, ये सब चीज़ें। वहीं पर थैनेटोस में जो है मृत्यु संबंधी जो है खुशी, दुख है, परेशानी है, वो सब चीज़ें इसमें इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने बताया है। और इसमें जो है क्वेश्चंस जो है किस तरह से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर दूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है, इजी क्वेश्चन, कि एरिक एरिक्सन, या ऐसे पूछा जा सकता है कि 9 फ्राइडियन कौन थे, 9 फ्राइडियन कौन थे। तो एरिक एरिक्सन का मतलब 2-3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको चुनना होगा कि क्या आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एरिक की अवस्थाएं
एरिक एरिक्सन जो है, इनकी अवस्थाएं कितनी थी सिद्धांतों की, वो थी 8। इसके अलावा ये अवस्थाएं जो है, इन्हीं में से एरिक के अवस्थाएं जो हैं, एरिक की अवस्थाओं में पहली, दूसरी, लास्ट, ये वाली, इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये अवस्थाओं के नाम बताइए या इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है वो बताइए। तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। और साथ ही एक चीज़ और जो है पूछी जाती है एरिक एरिक्सन की, 3R मॉडल। 3R, ये 3R क्या है? एरिक एरिक्सन ने 3R बताए हैं। कर्म पे रिलेटेड है, कर्म से रिलेटेड है, कर्म यानी कार्य करना। तो इसमें इन्होंने बताया है, पहला रिचुअलाइजेशन, दूसरा रिचुअल, और तीसरा जो है वो है रिचुअलिज्म। तो ये एरिक्सन के थे 3R। कौन कौन से? रिचुअलाइजेशन, रिचुअल, और ये जो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ लिख देते हैं, रिचुअलिज्म। ये 3R इन्होंने बताए। और 3R की अगर हम बात करें तो हम आगे पढ़ेंगे भी, और यहाँ पर भी आपको बता दूं, वेस्ट एक क्वेश्चन आया था अभी थोड़े दिन पहले, एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इसमें पूछा गया था। ये तो एरिक एरिक्सन ने दिया 3R मॉडल। इसके अलावा ये 3R एक और पूछा गया था वेस्ट के संबंध में, 3R का मतलब पूछा गया था। तो इसका जो है नेक्स्ट, इसका आप इससे ना कनेक्ट करें, इसको अलग रखिएगा। रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसका ये होगा। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये 3R जो है ये भी पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 3R के बारे में। और एरिक एरिक्सन जो है, इन्होंने भी 3R मॉडल दिया था। क्या था इसमें? रिचुअलाइजेशन, रिचुअल और रिचुअलिज्म, ये तीनों, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। और इस चैनल को कैसे बढ़ाना है और दूसरे बच्चों को भी किस तरह से जो है लाभ पहुंचाना है, वो कार्य अब आपका है। आप लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, इस चैनल से जुड़ चुके हैं, और उम्मीद है आप इस चैनल को देखकर जो भी आपके सपने हैं उसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे जो बच्चे नीडी स्टूडेंट हैं वो भी इसे अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बुक्स मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से जो फ्री पूरी की पूरी सीरीज वाइज क्लासें दी जा रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। और आपको ये अच्छी बातें, कहते हैं ना, अच्छी बातें सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। कल हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका लर्निंग कर्व के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है ये। तो मिलेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।